नमस्कार। 15 अगस्त की इस पावन बेला पर, 15 अगस्त के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बुनियादी तौर पर जो रास्ता अपनाया, अहिंसा का रास्ता था। अहिंसा का रास्ता हमें कई चीज़ों से जोड़ कर रखता है। जिस समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हों, जिस समाज में गरीबी हो, जिस देश में आर्थिक रूप में एक बड़ा तबका अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, जिस समाज में लोगों के अधिकारों को छीना गया हो, उन्हें अधिकार देना हो, वहाँ पर हम सभी को एक पायदान पर लाने के लिए हमारे सामने ये चुनौती हमेशा बनी रहती है कि रास्ता कौन सा अपनाएं। जब आज़ादी हमें अहिंसा के रास्ते से मिली है, तो रास्ता भी हमें अहिंसा का अपनाना होगा। अहिंसा का रास्ता का मतलब है सबको साथ लेकर चलना, और सबको साथ लेकर चलने में निहित है सबके विचारों को एक साथ रख के सबकी राय लेकर कोई निर्णय लेना। यही किसी लोकतंत्र को बेहतर करता है, और यही चीज़ें किसी देश के विकास को लोगों के दिलो दिमाग में बैठाती हैं कि यह देश सबके लिए है, यह देश सबका है, यह देश सबका हित चाहता है। आज इस स्वतंत्रता के अवसर पर हमारे यहाँ पे बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से शिक्षण संस्थान हैं। चुनौतियाँ हमारे सामने ये हैं कि उन संस्थानों को हम कैसे मजबूत बनाएं, लोगों तक जो लोग हमारे समाज में पिछड़े हैं उन तक कैसी पहुंच बनाएं, और उनको बेहतर रूप में सभी सरकारी संस्थाओं की सुविधा मिल सके और अच्छी सुविधा मिल सके। हमारा देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 भागों में अपनी समस्याओं से जूझता है, और इन्हीं तीनों प्रकार की समस्याओं को निराकरण करने के लिए, इन्हीं तीनों प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हमारी सरकारें सामान्य तौर पर काम करती रहती हैं। अगर मैं भारत की सामाजिक स्तर की बात करूं, तो हमारा देश अभी भी दलितों के स्तर पर, ओबीसीज के स्तर पर, महिलाओं के स्तर पर हमारे देश को बहुत काम करना है। उसमें हम सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। आज भी हमारे गाँवों में हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो लड़कियां हैं, उपयुक्त वातावरण और शिक्षा, स्वास्थ्य तक उनकी जो पहुंच है वह सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जिससे कि वह अपने जीवन को बेहतर कर सके। इसके लिए सरकारों के साथ साथ सामाजिक लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सरकारें काम भी तभी करती हैं जब समाज उस चीज़ के लिए अग्रसर होता है, समाज डिमांड करता है। जब समाज डिमांड करना कम कर देता है तो सरकारें मौन रूप धारण कर लेती हैं। मैं इस अवसर पर सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियां जब बनती हैं तो उनका उद्देश्य बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन एक समय के बाद, सत्ता पे आने के बाद, उनका एक मकसद रह जाता है कैसे सत्ता में बने रहें। ऐसे कार्यकर्ता कहीं भी हों, वो अपने नेताओं से, अपने आकाओं से, अपने सीनियर से हमेशा इस बात को कहें कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो विकास चाहे शिक्षा में हो,
चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे सुरक्षा में हो, निम्न लोगों तक अर्थात समाज के दबे कुचले लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमें विचार करना होगा। बहुत से लोग, अगर मैं बात करना चाहूँ मेनली महिलाओं के स्तर पर, तो आज हमारी देश की महिलाएं संसद में 33% पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं। सरकार ने कानून बनाया, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन भविष्य के गर्त में छोड़ दिया गया। आज भी हमारे देश में महिलाओं के स्तर पे और पुरुषों के स्तर पे बहुत बड़ी असमानता है। यदि हमारे देश में कोई पुरुष घर को चलाता है, वो पुरुष जब नहीं रहता तो महिला उस अकेले घर को संभालने में असमर्थ हो जाती है आर्थिक तौर पर। हमें ये सोचना होगा कि हमने अपने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप में आज भी इतना सशक्त नहीं कर पाए हैं। बिना भारत की 50% आबादी के सशक्त हुए हमारी स्वतंत्रता पूरी नहीं हो सकती। अगर मैं खेल के स्तर पे बात करूं तो भारत में खेल का बजट ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप देख रहे होंगे पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल तो पाया, लेकिन हम उससे भी वंचित रह गए। यह एक दिन की घटना नहीं है। जिस भी क्षेत्र में हमारे पास बजट कम होगा, जिस भी क्षेत्र में हम ग्रामीण प्रतिभा को नहीं ले पाएंगे, उस क्षेत्र में हमारा देश हमेशा पीछे रहेगा, एक असमानता रहेगी। आज भी जो लोग खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनको वो सुविधा उतना प्रमोट नहीं कर पाते जिससे कि हमारा देश स्पोर्ट में आगे निकल सके। खेल का बजट ही हमारे यहाँ पे इतना है कि उतना बजट तो अगर कुछ मंदिरों का मिला लिया जाए तो वो बजट उसके बराबर हो जाता है। जब तक हम अपने युवाओं को, यहाँ तक कि अगर हम बात करें खेल में, जब तक भारत की पूरी जनता को पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, तब तक स्वास्थ्य सेक्टर में हम चाहे जितना काम करते रहें, वह कभी सफल नहीं हो सकता। हमें अपने बच्चों को खेलों में एंगेज करना होगा, पढ़ाई के साथ साथ खेलों से जोड़ना होगा। खेलों से जोड़ने से एक जो बड़ा लाभ है, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। इससे अस्पतालों पर बोझ कम होगा। और इतना ही नहीं, इस खेल के द्वारा महिलाओं में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे हम सामान्य स्तर पे निराकरण पा सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अभी भी अपना 6% का बजट नहीं दिया है। हमें कम से कम अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा में देना होगा। बिना शिक्षा को बेहतर किए हम अपनी, जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वहाँ पे आलोचना की जाएगी। हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी क्वालिटेटिव एजुकेशन से दूर है। किसी देश में चाहे जितना विकास हो रहा हो, लेकिन यदि उस देश के विकास से गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस देश के विकास से अगर उस विकास का लाभ निम्नतम वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहा है, एक बहुत बड़ी असमानता है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि आज़ादी में भागीदारी सबने की तो विकास भी सब तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए बहुत आलोचना भी होती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, भारत की आज़ादी और भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहेगा वो भारत की जनता की रहेगी। इसीलिए जनता को समय समय पर विकास के मुद्दे पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें विकास के मुद्दे पर चलना चाहिए। हमें शिक्षा स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए और देश में धार्मिक स्तर पे कट्टरता नहीं आनी चाहिए।
धार्मिक स्तर पे जब भी कट्टरता आती है, सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का होता है, सबसे ज़्यादा शोषण बच्चों का होता है और सबसे ज़्यादा शोषण उन लोगों का होता है जो देश में गरीब होते हैं। वो धार्मिक कट्टरता चाहे इस्लाम में आए या चाहे हिंदू में आए, किसी में भी आए, धार्मिक कट्टरता हमें तर्क करने से, हमें प्रश्न पूछने से रोक देती है। आज इस भारत की आज़ादी के शुभ अवसर पर मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने सीमा पर अभी भी अपने आप को देश की सुरक्षा में तत्पर लगा रखा है। वो चाहे भारत की फौज हो या उसके पैरेलल और कोई फोर्स, भारत की पुलिस भी, भारत के डॉक्टर भी, भारत के इंजीनियर भी अपने देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये बेहतर काम तभी लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है जब हमारी राजनीति में शुचिता हो, हमारी राजनीति में सहयोग हो और जो राजनीति में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उनको आलोचना सहने की क्षमता हो। बिना आलोचना के कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर सकता। आलोचना ही किसी लोकतंत्र को बेहतर करती है। मैं इस स्वतंत्रता के अवसर पर अगली बात जो कहना चाहता हूँ वह बात ये है कि हमें अपने देश के लिए जब भी सोचने का मौका मिले तो यह ज़रूर सोचें कि हमारा देश जब हम आज़ादी पाए और हमारे साथ कोई दूसरा आज़ादी पाया, आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। अगर कोई राष्ट्र लोकतांत्रिक तौर पर बहुत विकसित कर रहा है, वहाँ की संस्थाएं रैंकिंग में उच्च स्थान पा रही हैं, हमारी मीडिया संस्था हो या अन्य कोई संस्था हो उसे रैंकिंग कम मिल रही है, तो ऐसा क्यों? अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का है जो रोजगार ओरिएंटेड है, वहाँ के बच्चों को रोजगार में उतनी दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ जितनी है। हमें इन सब बातों के बारे में सोचना होगा। हमें ये सोचना होगा कि संविधान लिखने वालों में, चाहे वो अम्बेडकर हों, नेहरू हों या अन्य जितने भी लोग थे, उनके सपने क्या थे, आज उनका सपना किस हद तक पूरा हो पा रहा है। हम अपनी नैतिकता को किस स्तर तक अपने देश के सामने रख पाते हैं। वह कोई भी वर्ग हो, वह राजनीतिक वर्ग हो सकता है, वह सामाजिक वर्ग हो सकता है, वह आर्थिक वर्ग हो सकता है। हमें नैतिक रूप में अपने देश को कितना आगे ले जाना है, यह हमें संकल्प लेना होगा। हमारा लोकतंत्र अभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, लोकतंत्र की संस्थाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हैं। हम उसको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी देखने पर आ जाता है कुछ संवैधानिक संस्थाएं काम तभी करती हैं जब उन पर दबाव पड़ता है, वह चाहे न्यायपालिका का दबाव हो या सरकार का दबाव हो। इसका मतलब यही है अभी जनता को बहुत काम करना है, जनता को बहुत संभल कर अपने कदम बढ़ाने हैं और इस देश के निर्माण में जनता का हर एक कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। भारत को आज अपने पड़ोसियों से भी बहुत सारी चुनौतियां मिल रही हैं। ये चुनौतियां सामान्यतः तब मिलती हैं जब हम कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं एक समस्या रखते हैं। हमेशा भारत का संबंध जनता से होना चाहिए, जनता से जनता का जुड़ाव होना चाहिए, लोगों से लोगों को जोड़ने का प्रयास होना चाहिए और हमें किसी भी समाज को बंटने से रोकना चाहिए, क्योंकि धर्म हो, धर्म के नाम पर भी कोई देश नहीं चल पाता, जाति के नाम पर भी कोई देश नहीं चल पाता। देश कोई भी चलता है तो आर्थिक स्तर पर कितनी प्रगति हुई है। आर्थिक स्तर पे जब हम प्रगति करते हैं
तो चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, सब पीछे छूट जाता है। फिर लोग कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जाति और धर्म का मुद्दा किनारे रह जाता है। इसका मतलब यदि किसी देश में जाति और धर्म चल रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व हमें विकास से भटकाना चाहता है। जनता का कर्तव्य है हम विकास के साथ चलें, हम सरकार के बजट को देखें, प्रश्न करें, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। बिना प्रश्न के लोकतंत्र कमज़ोर होता है। जनता को प्रश्न करना है और उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को उसका उत्तर देना है। हमारा प्रश्न हमारे कार्यों से हो सकता है, हमारे विचार से हो सकता है, हमारे आचरण से हो सकता है। बस हमें अपने प्रश्नों में दो चीज़ों को कभी नहीं रखना है, एक कट्टरता, दूसरा हिंसा। हम गांधी के रास्ते से यदि आज़ादी पाए हैं तो गांधी के रास्ते से इस देश को आर्थिक रूप में बेहतर, सामाजिक रूप में असमानता से मुक्त और शैक्षिक रूप में क्वालिटेटिव एजुकेशन से पूरे समाज को युक्त करें। और खेलों में हमारे देश का बजट बढ़े, शिक्षा में हमारे देश का बजट बढ़े, स्वास्थ्य सुविधाएं सब तक पहुँचें। इसके लिए सरकारों से प्रश्न करना पड़ेगा और प्रश्न करने पर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्रश्न के कई तरीके हो सकते हैं, कार्य हो सकता है और आचरण भी हो सकता है। हमें इतना ध्यान रखना होगा कि प्रश्न करते समय हमारे मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना करे, जो कर पाए वो पद पे रहे, जो ना कर पाए पद छोड़े, उस पद पर कोई और बैठे। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।